भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट। कैसे करें नीट की तैयारी, पहला वीडियो आपको मिल चुका है बच्चों। 5 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड पे बहुत सारी चर्चा की गई थी, लेकिन आज का जो एपिसोड है एपिसोड 2, इस एपिसोड 2 में हम आज उस पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि लास्ट में एनसीईआरटी के ही लाइन टू लाइन आता है, इसलिए एनसीईआरटी रट लो। भाई क्या ये सही है? क्या एनसीईआरटी रटी जा सकती है? आज इस विषय पर चर्चा होगी। 5 रहस्य मैं बताऊंगा एनसीईआरटी पढ़ने को। कौन से बच्चे हैं जो एनसीईआरटी रट सकते हैं और कब रटेंगे? क्या ऐसे बच्चे जिनका पहला साल है, जो फ्रेशर हैं, क्या उन बच्चों को कोई संस्थान कोचिंग वाला एनसीईआरटी की लाइन को किसी बुकलेट के फॉर्म में बना करके दे दे और कह दे रट लो? मैं बहस करने को तैयार हूं उस टीचर से, उस संस्थान से जो ऐसा कह रहा है कि नया बच्चा जो पहले साल कोचिंग करने आया है, बल्कि तुम्हारे यहाँ उस संस्थान में वे बच्चे जिनका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां साल है और वो भी बच्चे बैठा दिए जाएं, तो उनसे कहा जाए कि तुम्हारे संस्थान में अगर ऐसा कहा जा रहा है तो क्या ये संभव है? तो वो बच्चे भी बोलेंगे नहीं सर। मैं बताऊंगा आज कौन से बच्चे हैं जो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रट सकते हैं, लेकिन कब? अभी नए बच्चे पहुंचे हैं आपके संस्थान में पढ़ने के लिए जिनको एनसीईआरटी पता ही नहीं, जिन्होंने एनसीईआरटी देखी ही नहीं, तो क्या वो बच्चे क्या एनसीईआरटी रट सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज 5 रहस्य भी हम जानेंगे एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। जब वो 5 रहस्य आप जान जाओगे एनसीईआरटी को और आप वो सब फॉलो कर लोगे, उसके बाद आखिरी में आपको एनसीईआरटी रटना ही पड़ेगा। लेकिन जिसे हम रटना कह रहे हैं वो रटना नहीं है, वो रिवीजन है। जिनके माइंड में एनसीईआरटी आ जाएगी उन्हें बार बार वो रिवीजन करना है। लेकिन मैं कतई नहीं मान सकता कि एनसीईआरटी रटी जा सकती है। ऐसा कोई भी कानपुर का टीचर, चाहे कितने ही बड़े संस्थान का टीचर हो, मैं उसे चैलेंज करता हूं बहस के लिए। मैं चैलेंज करता हूं उस टीचर को जो कह रहा है कि एनसीईआरटी रटी जा सकती है। खुले मंच पर बच्चों के सामने डिबेट कर लो। श्रीमान, आपकी बोलती न बंद कर दूं तो मेरा नाम राम गोपाल अवस्थी नहीं। आइए देखते हैं आज वो 5 रहस्य क्या हैं। जो नए बच्चे आए हैं, एनसीईआरटी रटी जा सकती है? फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नो। मैं कभी गलत बोलता ही नहीं हूं। फ्रेशर बच्चों के लिए नो। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो 4 या 5 साल से कोचिंग कर रहा और वो वीडियो देख रहा हो? तो बच्चों तुम बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत? फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नो। एनसीईआरटी वो बच्चा नहीं रट सकता, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है इसी कानपुर में कोई कोचिंग संस्थान है जहां के टीचर ने बच्चों को एनसीईआरटी पॉइंट वाइज बना करके दे दिया है और कहा रट लो। कैसे संभव है? अभी बच्चे को एनसीईआरटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए सही है जो 4-5 साल एनसीईआरटी के साथ खेल चुके हैं, उनके लिए सही है। और मान लो कोई बच्चा 4-5 साल से पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुका है तो उसको रिवीजन के लिए इस तरह के बुकलेट बना के दी जा सकती है, लेकिन फ्रेशर वालों के लिए नहीं, कतई नहीं। तो एनसीईआरटी रटी जा सकती है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए? नो, नेवर। अब देखते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ें हम। बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले बच्चा नया नया आया है इंस्टीट्यूट में, सबसे पहले उसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बच्चों को ये तक नहीं पता है कि न्यूट्रिशन के टर्म होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। बच्चों को ये नहीं पता मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जीव को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं पता। ऑर्गेनिजम्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ये सब बहुत कुछ जो बेसिक में आता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है,
एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, मार्फोलॉजी का मतलब क्या है, इन सब की अलग से क्लास चले। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत है, अभी तो मैं बहुत हल्का फुल्का बोल गया, बहुत बड़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट, सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये सब मैं जो बच्चा नया नया तीनों बोर्ड सीबीएसई, आईसी, यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड के बच्चे आए हैं, पहले बेसिक, उसके बाद एनसीईआरटी की इंग्लिश, क्योंकि पेपर में तो एनसीईआरटी की इंग्लिश आएगी। और जो बच्चे सीबीएसई, आईसी बोर्ड के हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनको एनसीईआरटी की इंग्लिश आती है। कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। विसिनिटी, नोशन, रेमिनिसेंट, कोप, थ्राइव, इंस्टेंस। सोचो तुम एग्जाम्पल लिखते हो और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब इंस्टेंस लिखती है। सिलेंडर, जिसको तुम पतला लिखते हो उसको एनसीईआरटी लिखती है सिलेंडर। ऐसे पूरी एनसीईआरटी में 11-12 की एनसीईआरटी मिला करके कम से कम 3000 वर्ड हैं इंग्लिश के। सोचो जिस बच्चे को ये 3000 वर्ड इंग्लिश के नहीं पता वो कैसे पढ़ेगा एनसीईआरटी, सोचो। क्लियर? तो ये दूसरा स्टेप है कि आपको उसके जैसे जैसे आप, इसमें कोई एक दिन में नहीं पढ़ाना है, चैप्टर चल रहे हों, जैसे ही वो वर्ड आ जाएं उसकी मीनिंग बता दो, हिंदी लिखवा दो, तो वो चीज़ें उसको दिमाग में चली जाएंगी। ग्रीक इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ग्रीक और लैटिन इंग्लिश। बायोलॉजी में सारे वर्ड ग्रीक और लैटिन में होते हैं, उनको पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब करने के बाद, हाँ इसकी क्लास तो अलग से होनी चाहिए बच्चे के लिए। पढ़ाओ भाई, ये तो कोचिंग वाले की जिम्मेदारी है, पढ़ाइए। और बच्चा, क्योंकि यूपी बोर्ड का बच्चा बेचारा, उसको तो बिल्कुल नहीं पता होता है, सीबीएसई, आईसी वालों को भी पता नहीं होता, बस भ्रम में डूबे रहते हैं वो। फिर आपको हर चैप्टर का कॉपी नोट्स बनवाना है, वो भी 2 तरह के कॉपी नोट्स। जब पहले पढ़ाएंगे तो फर्स्ट, दूसरे वाले कॉपी नोट बच्चा अपने आप खुद बनाएगा, नोट्स से नोट्स। जब वो 2 नोट्स अपने हाथ से बना लेगा, पहले कोचिंग के टीचर एक एक लाइन को फ्लो चार्ट में या जैसे भी डिजाइन कर पाएँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, अपना बनाइए। बाद में बच्चा इस फर्स्ट नोट्स से खुद का बनावे सेकेंड नोट्स। और चौथा है लाइन टू लाइन एमसीक्यू, जिसके प्रैक्टिस पहले आपको करानी पड़ेगी, बाद में बच्चा खुद सीख जाएगा। इस तरीके से हर एक पैराग्राफ में लाइन टू लाइन। देखिए, ये देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने, लाइन टू लाइन। ये सेकेंड बुक का है, देखिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ये हर एक लाइन से एमसीक्यू, कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं से भी आप आइए, लाइन टू लाइन एमसीक्यू। इस तरीके से आपको अगले चैप्टर में जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। हालांकि थोड़ा सा टीचर कराएगा, बाद में बच्चे सीख जाएंगे, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो अपने नोट्स में हर टॉपिक से 2 या 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बना लेंगे। ये पहला स्टेप है, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इतना ज़रूरी है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आज बहस का मुद्दा है, क्या एनसीईआरटी रटी जा सकती है। इसी कानपुर के बहुत बड़े टीचर ने ये बात कुछ फ्रेशर बच्चों से कही है, वो बच्चे हमारे यहाँ भाग करके आए हैं, और तब मैंने आज अपने नीट की तैयारी कैसे करें उसमें इस बात को मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। मान लो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं रिपीटर, जो 1 साल या 2 साल पढ़ चुके हैं, सपोज दैट, अब उनको अगर हम कहें कि एनसीईआरटी रट लो तो चल जाएगा। अगर उनको मैं क्या करूं, एनसीईआरटी के चैप्टर से अच्छी अच्छी लाइनों को उठा करके नंबरिंग करके एक बुलेट बना के दे दूं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए आसान हो जाएगा। वो जल्दी से मान लो किसी पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे, उनको याद आ जाएगा, क्यों उनका वो सब पढ़ा हुआ है, वो ये सब कर चुके हैं। लेकिन फ्रेशर बच्चा एक लाइन नहीं याद कर पाएगा। कोई बच्चा होगा जिसका 3रा, 4था, 5वां साल होगा, उसको वो बुकलेट अच्छी लगेगी, लेकिन पहले साल वाले बच्चे के लिए वो बुकलेट बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा कुछ भी मत आप लोग करिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये पहला स्टेप, एनसीईआरटी की इंग्लिश जरूर पढ़िए, ग्रीक इंग्लिश, लैटिन इंग्लिश,
कॉपी नोट्स, फर्स्ट सेकेंड, लाइन टू लाइन एमसीक्यू। आगे देखता हूँ आज हम क्या बता रहे हैं आपको। 11 की एनसीईआरटी, 12 की एनसीईआरटी, कॉपी नोट्स यहाँ भी बनेगा, कॉपी नोट्स यहाँ भी बनेगा। कोई भी पेज है उसके पैराग्राफ में जाइए, पैराग्राफ में हेडिंग्स बनानी होंगी। एनसीईआरटी में हेडिंग्स नहीं बनी है, मेन हेडिंग तो पड़ गई है। तो ये टीचर को करना चाहिए, बच्चे को वो पैराग्राफ कैसे याद होगा एनसीईआरटी में, तो आपको अपने मन से नई नई हेडिंग्स क्रिएट करनी होंगी जो टॉपिक को कोरिलेट करें। ऐसा बहुत जगह मैंने किया है। जब तक आप हेडिंग नहीं बनाओगे, मान लो बहुत कोई ऐसा मॉड्यूल मैंने देखा कि एनसीईआरटी के पेज को उठा के छाप दिया उन्होंने, नहीं दिमाग में बैठेगा भाई। तो करना क्या है आपको, किसी भी पेज के पैराग्राफ में टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में 4 बातें आई हैं, तो आपको हेडिंग्स तो बनानी होंगी। ये काम टीचर का है। एक और प्रॉब्लम एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कई बार टॉपिक्स इधर से उधर होते हैं। जैसे मान लो मैं बैक्टीरिया की बात करूं, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग किए होंगे अपनी कोचिंग में, तो मोनेरा में थोड़ी बातें बैक्टीरिया की बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दी गई हैं, 2-3 बातें अगले पेज पे लिख दी गई हैं, उसके बाद फिर जहाँ यू बैक्टीरिया पढ़ाया गया वहाँ पे लिख दी गई हैं। तो बच्चों क्या करना है, बच्चों को रिलेटेड टॉपिक्स को एक जगह लाना है। और ये बहुत एनसीईआरटी में हुआ है, बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हैं, तो टॉपिक्स को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे लिखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं आपको एक दिन विद एग्जाम्पल समझाऊंगा कि देखिए एनसीईआरटी में ये टॉपिक ऐसे लिखे थे और हेडिंग्स डालने के बाद कितना आसान हो गया पढ़ना। आप वेट करते रहिएगा, कभी न कभी आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पैराग्राफ को हेडिंग, 2 चीज़ यहाँ सीखी आपने। एक तो हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको। अब हेडिंग इतनी सटीक हो कि बिल्कुल बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। जैसे अभी मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा था, तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें जो उन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में लिखी अच्छी, तो मैंने उनमें हेडिंग बना दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बैक्टीरिया। अब इससे क्या होगा, बच्चों को याद रहेगा। तो इस तरीके से टीचर को हेडिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखो एनसीईआरटी हम बच्चों को लास्ट में रटाएंगे, इन उसके पहले एनसीईआरटी को की मेमोरी बनने दें। पहली बात तो ये रटाना सदी गलत है। जब आपकी ठीक ठाक मेमोरी बन जाएगी एनसीईआरटी में, तो आपको मैं ये कहूँगा आप रिवीजन कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। तो टॉपिक्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं एनसीईआरटी में जो एक ही चीज़ के टॉपिक 2-3 जगह फैले हुए हैं, उनको उठा करके लाओ एक जगह, ताकि आपका नोट्स बिल्कुल एक फ्लो में बने, सिस्टमैटिक नोट्स बन जाए। तभी तो मैं कॉपी नोट्स पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ कि कॉपी नोट्स बेहतर होते हैं एनसीईआरटी के। इस तरह के टॉपिक को रीअरेंज करना, उनकी हेडिंग बनाना, तो वही होता एनसीईआरटी है लाइन टू लाइन। लेकिन बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका रीअरेंजमेंट और हेडिंग्स आपको वो पैराग्राफ समझने में दोबारा कभी आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लियर? तो अगला पॉइंट आप देखिएगा। अगला एनसीईआरटी में जो टॉपिक, जो पैराग्राफ होते हैं, ये बहुत शिकायत आ रही, बच्चे कह रहे हैं लाइन टू लाइन ट्रांसलेट नहीं किया जाता। कई बार टीचर को मैंने देखा कि वो डिजिटल बोर्ड पे एनसीईआरटी का पेज निकाल लाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, हमारे पास भी थोड़ी डिजिटल बोर्ड, मैं नहीं करता ऐसा। और लाने के बाद वो लाइन पढ़ता जाएगा, लाइन नीचे अंडरलाइन करता जाएगा, और कुछ शब्द मिलेंगे उनको ऐसे करता जाएगा। भैया ये एनसीईआरटी है, ये लाइन टू लाइन ट्रांसलेट नहीं की जाती, ये लाइन टू लाइन डिकोड की जाती है। अब डिकोड क्या होता है, ये तो वो जो एक्सपर्ट होगा वही बता पाएगा। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ खास टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में जिनको मैं दिखाऊंगा कि डिकोड करने के बाद वो टॉपिक किस तरीके से आपको समझ में आ जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक्स के पैराग्राफ में लाइन टू लाइन ट्रांसलेट मत करिएगा, लाइन टू लाइन डिकोड किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ अदर बुक्स की हेल्प भी लेनी पड़ जाएगी समझने के लिए। एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही नहीं है, एक वर्ड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी से।
लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स आती हैं, उनकी हेल्प से आप उन लाइनों को डिकोड कर पाओगे। तो डिकोड के लिए बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन किसी और टीचर का वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन लिखना आपको वही होगा जो एनसीईआरटी में होगा, बस लाइन डिकोड की जाती है। लास्ट में देखते हैं क्या है भाई। लास्ट रहस्य एनसीईआरटी का कि रिलेटेड टॉपिक्स या वर्ड एनसीईआरटी में केवल एक ही बार लिखा जाता है। इस पर मैं एक दिन बहुत बड़ी चर्चा करूंगा। तो ये 5 रहस्य मैंने आपको बताए। एनसीईआरटी रटी नहीं जा सकती, पहले साल के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ, जिन्होंने एनसीईआरटी दूसरे साल, तीसरे साल पढ़ ली है, वो बच्चे फिर एनसीईआरटी ना पढ़ें, बल्कि वो एनसीईआरटी को रिवाइज करें, याद कहें, चलो मैं मान लेता हूँ रटें। पहले साल के बच्चों के लिए ये शब्द बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाला है कि एनसीईआरटी रट लो। और किसी भी बच्चे को आप ऐसी बुकलेट बना के नहीं दे सकते। पूरी एनसीईआरटी में आपने 1 2 3 4 5 6 करके 100 पॉइंट बना दिए, बोले ये लो पकड़ो याद कर लो, कभी प्रोफेसर नहीं कर पाएगा। जो भी ऐसा कर रहा है, जो ऐसा कह रहा है, पता नहीं वो किस तरह का टीचर है। मुझे लग रहा है उसको सीपीएमटी का अनुभव है, नीट में संभव नहीं है। अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा उस संस्थान में भी, तो उसे पता होगा कि बेटा तुम्हें ये इस तरह के नोट्स तब समझ में आए जब तुम्हारा 4 से 5 से 6 साल हो चुका है। पहले साल वाले बच्चे को वही स्टेप करने पड़ेंगे जो आज बताए गए हैं। तो एनसीईआरटी का जो लास्ट रहस्य क्या है, रिलेटेड टॉपिक्स या वर्ड एनसीईआरटी में केवल एक ही बार लिखा जाता है। अगर किसी शब्द के 2 नाम हैं तो वो एनसीईआरटी में एक नाम पता चला इस चैप्टर में दे दिए, अगला नाम अगले चैप्टर में दे दिए, एक जगह दोनों नहीं लिखते। इन सब बातों पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे प्लेटिन हेर्मिटेज में फ्लेम सेल यहाँ लिखा है और फिर पोडोनिफिडिया कहाँ जाके लिखा है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, तो वो भाई 2 बार नाम नहीं लिखते एक जगह पर। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई, देख लीजिए आप। लाइन टू लाइन ट्रांसलेट नहीं होता, कॉपी नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, हेडिंग बनानी होंगी और रीअरेंजमेंट करना होगा। इतनी बातें, ये आपकी नींव है। जब इतनी नींव आपकी मजबूत होगी, उसके बाद फिर ये जो बात थी कि एनसीईआरटी रटी जा सकती है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कतई नहीं। अगर हम ये लाइन बोलें तो उन बच्चों के लिए जो रिपीटर हैं, जो ड्रॉपर हैं और जिनकी ठीक ठाक एनसीईआरटी पढ़ी है, वो मॉड्यूल पढ़ने वाले बच्चे तो वो भी नहीं कर सकते। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि क्या एनसीईआरटी रटी जा सकती है। नहीं भाई, आज के एपिसोड 2 में हमने उस बहस को ख़त्म किया है जिसमें कहा जाता है कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रटो, क्योंकि आते तो लाइन टू लाइन, हाँ आती तो लाइन टू लाइन ही है, लेकिन भगवान ने जो हमको ये ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, इस ब्रेन की एक खासियत है, ये बिना प्रोसेसिंग के कोई भी चीज़ अपने माइंड में नहीं रखता। इसकी मेमोरी डेवलप करने एक प्रोसेसिंग है। आप बचपन से लेकर अभी तक जितना भी यहाँ पर रख पाए वो प्रोसेसिंग के थ्रू। रैंडम कोई भी चीज़ ब्रेन पकड़ता ही नहीं है, वो पकड़ लेता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ सेकेंड, कुछ मिनट के लिए रुकता है। तो वो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, वो अगर उस तरह की बुकलेट पढ़ रहे हैं जिसमें पॉइंट वाइज लिख के एनसीईआरटी दी गई है, तो उनके लिए सही है, नो प्रॉब्लम। फ्रेशर बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं सही है। और मैं कतई नहीं मानूंगा अगर कोई स्टूडेंट्स या टीचर बहस करना चाहता है तो उसको खुले मंच पर बहस करनी होगी, लाइव, तब मैं आपको प्रूव करूंगा कि हाँ आपकी बात सहमत नहीं है। तो कोई भी फ्रेशर बच्चा एनसीईआरटी रटने का प्रयास न करे, उसे वही करना है जो आज बताया गया है। उसे बिल्कुल जीरो से उठना है, उसे इंग्लिश सीखनी है, उसे नोट्स लिखना है, कॉपी नोट्स बनाने, वो भी डबल बनाने हैं। पहले एक बार टीचर द्वारा बनवाए गए नोट्स, फिर उनको चेंज करके अपने बनाओ। इतना अगर आपने एक साल में कर लिया और अगर कुछ नंबरों से आपका नीट में रुका, तो अगले साल आप उसी नोट्स की मदद से और फिर आप एनसीईआरटी खूब रटिएगा। लेकिन फ्रेशर बच्चों के लिए कतई नहीं हम कह सकते कि एनसीईआरटी रटी जा सकती है। तो आज के एपिसोड 2 में जिस विषय पर आज चर्चा हुई, उसका कंक्लूजन ये निकला कि फ्रेशर बच्चे, फ्रेशर स्टूडेंट्स या मॉड्यूल पढ़ने वाला स्टूडेंट
कतई एनसीईआरटी रट नहीं सकता। उसे चाहे हम कुछ भी बना के दे दें, उसको वही स्टेप फॉलो करने होंगे जो आज बताए गए हैं। आशा करते हैं कि एपिसोड 2 बहुत अच्छा आज बन गया ईश्वर की दया से। फर्स्ट में तो मैंने शुरुआत की थी, लेकिन आज मैंने वो चीज़ पकड़ी है जो हर फ्रेशर बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से फ्रेशर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाकी बचे हुए 3 एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही रहस्य हम एनसीईआरटी के बारे में ओपन करेंगे और उम्मीद करते हैं इन सबसे सीख करके आप बहुत कम समय में अब मेहनत करते हुए अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। चलता हूँ। भारत माता की जय।